Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about a new chapter, ecosystem. So let's start. देखते हैं कि ecosystem क्या है and उनकी definition क्या है. ये बहुत ही easy but important chapter है. Okay, so let's start. So first of all हम लोग definition देखते हैं. Ecosystem is an integrated system resulting from interaction of living and non-living factors of the environment. So इजी वर्ड में अगर इसे कहा जाए तो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग मैटर्स, बहुत कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करता है और हम लोग एक साथ इस प्लैनेट में रहते हैं. ओके, सो एक इंट्रैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम. लाइक अगर हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन केवल ह्यूमन के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना, वो बहुत सारे एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, प्लांट के साथ. जब हम कुछ फूड इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं. बदले में बहुत सारे वेस्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट्स, जिससे प्लांट्स को भी बेनिफिट्स मिलते हैं. तो इस तरह से हम लोग तालमेल बैठाकर चलते हैं. सो ecosystem is the interaction between living and non-living factors of the environment. Okay, in other words, the ecosystem can also defined as any unit which includes all the organisms in a given area interacts with the physical environment by means of food chain and chemical cycles, resulting in energy flow, biotic diversity and material cycling. It is also called ecological system. So अभी मैंने कहा कि एक ऐसा यूनिट है इकोसिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं. किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू, या फिर बहुत सारे केमिकल साइकिल, बायोजियस केमिकल साइकिल होते हैं, जिससे क्या होता है, जो एनर्जी है वो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र होता जाता है, और ये सब मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम. ठीक है. द टर्म ecosystem was coined by Arthur G. Tansley in 1935. ये जो टर्म है इकोसिस्टम का, वो किसने दिया था? आर्थर जी टैंसले ने. कब? 1935 में. ओके. नेक्स्ट इज ecosystem is divided into two types: natural ecosystem and artificial ecosystem. ओके. नेचुरल इकोसिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स लैंड. लैंड में जितने भी इकोसिस्टम हो रहे हैं वो सब आते हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. एग्जाम्पल में देखेंगे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक्सेट्रा. ओके. एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम में पोन्ड्स, लैक, वेटलैंड, सी एक्सेट्रा, जितने भी एक्वाटिक एरियाज हैं उसमें जो भी इकोसिस्टम चल रहे हैं उसे हम बोलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम. ओके. नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप था आर्टिफिशियल. ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल है डैट मीन्स मैन मेड, जिसे इंसान बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं. तो अगर हम क्रॉपलैंड की बात करें तो क्रॉपलैंड हमारा किस में आ जाएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना, क्योंकि ये मैन मेड है. मैन मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं. एंड नेक्स्ट है एक्वेरियम. एक्वेरियम हमारा आ जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंडर में, लेकिन वो क्या होगा? आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम. ठीक है. यहाँ पे अगर साइज़ की बात करें, कौन सा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा इकोसिस्टम बहुत ही छोटा होता है,
मतलब साइज में छोटा होता है, कौन सा इकोसिस्टम? तो अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो है ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। ओके, हम कैसे कह सकते हैं कि एक पॉन्ड वाटर के एक ड्रॉप में भी इकोसिस्टम हो सकता है? इकोसिस्टम के लिए तो दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, नॉन लिविंग और लिविंग फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? तो वाटर ड्रॉप जो है पॉन्ड का, उसे तो हम जानते हैं कि वो नॉन लिविंग है, लेकिन अब हमें लिविंग भी चाहिए। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत से रेयर कंडीशन में भी वो जी सकता है ना? सो वो पॉन्ड वाटर में भी, पॉन्ड वाटर के ड्रॉप में भी वो प्रेजेंट रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे छोटा इकोसिस्टम जो है, उसका उदाहरण है आपका पॉन्ड वाटर का, पॉन्ड वाटर का ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, वो देखते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द environment आर abiotic and biotic. Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. So, जो इंट्रैक्शन है, इसका जो कंपोनेंट है कौन कौन है? एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है? और इन दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन है, वही इंट्रैक्शन जो रिजल्ट क्रिएट करता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर देता है, वो वही क्रिएट करता है इकोसिस्टम। ठीक है, चाहे वो बोथ टाइप ऑफ इकोसिस्टम, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके, biotic components are living beings and abiotic components are the non-living things of the ecosystem. Obviously हम जानते हैं कि biotic means living and abiotic that means non-living. ठीक है, vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. So stratification क्या है? एक टर्म आया है यहाँ पर, लाइक किसी भी स्पीसीज को जहाँ भी मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट लेवल्स में हमें बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे, है ना? और वो सारे स्पीसीज को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देने से जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। एक एग्जांपल देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ट्रीज ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ द फॉरेस्ट, shrubs the second, and herbs and grasses are the bottom layer. So अगर हम समझें कि एक वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, अगर हम देखें तो सबसे टॉप में, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे टॉप में क्या रहते हैं? लार्ज ट्रीज, है ना? लार्ज ट्रीज, उसके नीचे उससे छोटे वाले पौधे क्या रहेंगे? shrubs and herbs, shrubs, है ना? फिर इससे नीचे अगर हम देखा जाए तो होगा herbs and grasses, है ना? सो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है अलग अलग स्पीसीज का, ग्रासेस, हर्ब्स सबसे नीचे रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइज में बड़ा कौन है, तो श्रब्स होते हैं, फिर उससे बड़ा होता है कुछ स्मॉल ट्रीज भी हो सकते हैं, एंड देन फिर लार्ज ट्रीज। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, next is component of ecosystem. The component of an ecosystem may be divided into two main types. ठीक है, component भी हो सकता है, दो types के हो सकते हैं, biotic component and abiotic component। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। देखते हैं आगे क्या है। Biotic component, these include the
living elements of the ecosystem and are divided into three categories. So बायोटिक components में हम लोग पहले ही देख चुके हैं इस लाइन में कि लिविंग बींग्स उसमें इंक्लूड होते हैं और इसको भी फर्दर डिवाइडेड किया गया है थ्री टाइप्स में. सो वो थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. ओके, प्रोड्यूसर नाम से ही हम जान रहे हैं, ये जो टर्म दिया गया है वो वर्ड से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स कुछ प्रोड्यूस करना है ना. तो दीज इंक्लूड द ग्रीन प्लांट्स, photosynthetic bacteria and cyanobacteria which is capable of photosynthesis. Chemosynthetic bacteria also act as producers through they fix only a very small amount of CO2. So प्रोड्यूसर में वो सारे थिंग्स जो हैं इंक्लूड हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स है वो सारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. तो इसलिए इसे कहा जा रहा है कि ये प्रोड्यूसर है. ठीक है, प्रोड्यूसर में बी हर्ब्स, shrubs, large trees in a terrestrial ecosystem, or microscopic free-floating phytoplanktons, algae, or large-sized green plants in an एक्वाटिक इकोसिस्टम. यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी प्रोड्यूसर्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? हर्ब्स, श्रब्स, ग्रासेस, लार्ज ट्रीज, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं. और जितने भी माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स है, दैट मीन्स जो वाटर के अंदर रह के भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. एल्गी हैं या फिर कुछ लार्ज साइज ग्रीन प्लांट्स हम लोग खुद भी देखते हैं वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. ये था सिंपली प्रोड्यूसर. ओके, नेक्स्ट था कंज्यूमर. These are mainly the animals. They are unable to synthesize their food, therefore they utilize materials and energy stored by the producers. So consumer कौन है? Producers को consume करने वाले, प्रोड्यूसर को खाने वाले. That means कि कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं. तो वो एनर्जी के लिए क्या करते हैं? एनर्जी लेने के लिए वो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं. इसमें भी कंज्यूमर्स में भी आपके 2 से 3 कैटेगरीज डिवाइडेड है. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर. इसे हम लोग टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर हम लोग एक तरह से बोले तो हर कोई हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कंज्यूमर कौन है? प्रोड्यूसर को खाने वाले. लेकिन हर एक कंज्यूमर जो होगा, जो जितने भी एनिमल्स होंगे या ह्यूमन होंगे, वो ऐसे तो नहीं होंगे जो ग्रास खाते होंगे, है ना. सो इसलिए इसमें उनको डिवाइड किया गया है कि किस किस तरह के कंज्यूमर्स हो सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं द कंज्यूमर आर ऑफ 3 और 4 टाइप्स. प्राइमरी कंज्यूमर, दीज आर द एनिमल्स विच ईट plants or plant products. They are called herbivores. So जो लोग ग्रास खाते हैं, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं और प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उसे हम लोग herbivores भी कहते हैं. Like example, cattles, deer, goat, rabbit, grasshopper, etc. in terrestrial, and snails, tortoise are in aquatic ecosystem. यहाँ पे examples भी दिए गए हैं tertiary ecosystem and aquatic ecosystem दोनों का. ठीक है, सो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया?
जो वो कंज्यूमर, वो एनिमल्स जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर। दीज आर द एनिमल्स विच टेक herbivores, they are called carnivores. Example is cat, dog, fox, etc. are in terrestrial, and hydra, water bug, frogs, small fishes, etc. in aquatic ecosystem. सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? वो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। और ये ऐसे एनिमल्स आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। और हर्बीवोर्स को जो खाते हैं, जो एनिमल्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स। और ये कार्निवोर्स आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। एग्जाम्पल मैंने अभी दिखाया। Tertiary consumer. These are large carnivores which feed on secondary consumer. Example is large fish and water birds in aquatic and wolves in terrestrial ecosystem. So टेरेस्ट्रियल क्या हो गया? जो एनिमल सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। लाइक अगर हम वाटर की बात करें तो लार्ज फिशेस होते हैं जो स्मॉल फिशेस एंड फ्रॉग्स को खा लेते हैं, है ना। एंड वुल्स जो होते हैं वो कैट, डॉग, ये सबको भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो जितने भी एनिमल्स सेकेंडरी कंज्यूमर वाले एनिमल्स को खाएंगे वो होंगे टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट इज quaternary consumer, that means top consumer. These are the largest carnivores which take tertiary consumers. Example is tiger and lions are in land, and sharks and whales in water. They are also called top consumer. So ऐसा नहीं है कि टाइगर, लायन, ये सब किसी और एनिमल्स के हाथों नहीं मरते हैं, है ना। टॉप कंज्यूमर हम लोग अपने आप को भी कह सकते हैं कि ह्यूमंस होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है जब टाइगर एंड लायन, शार्क, ये सबको मारकर कोई और खा सके। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है, ये बहुत रेयर केस में होता है ना। सो अगर ह्यूमंस को बोला जाए तो ह्यूमंस को कोई मार के ह्यूमंस को खाएंगे नहीं, है ना। एक तरह से इसको हम लोग टॉप कंज्यूमर बोल सकते हैं। ठीक है। सो कंज्यूमर शॉर्ट में जल्दी से बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, है ना। और कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर बटे हुए हैं। प्राइमरी में वो एनिमल्स आते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में वो आते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर वे एनिमल्स जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, डेट मीन्स कार्निवोर्स। ठीक है। टर्सरी में वो एनिमल्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। एंड टॉप कंज्यूमर में कौन से एनिमल आएंगे? सबसे हाई लेवल वाले कंज्यूमर्स आएंगे जो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सारे तरह के एनिमल्स को खा सके, है ना। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट मेथड है डिकम्पोजर्स। These are mainly bacteria and fungi of decay. They obtain their food molecules from the organic matter of dead producer and consumers and their waste products. So these are help in material cycle. सो कंज्यूम डिकम्पोजर कौन है? डिकम्पोजर में मेनली आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, जो डिकम्पोज करने में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। लाइक एक टूटा हुआ पत्ता भी अगर पेड़ से नीचे गिर जाता है तो वो सूख जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कुछ कीड़े लग जाते हैं, बैक्टीरिया या फंगस लग जाता है, और फिर वो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर उसको सॉइल में मिला देते हैं ताकि वो फिर से
रिसाइकल उसका हो सके, उसका यूज़ कर सके प्लांट्स, है ना। सो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिके करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे बहुत सारे मटेरियल साइकिल में भी हेल्प मिलते हैं। Due to the small size of decomposer are also called micro consumers। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हमने देखे हैं, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें हमारा 3 टाइप्स बटा हुआ था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ओके, एंड दूसरा कंपोनेंट है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। These include the non-living physiochemical factors of the environment. These affect the distribution, structure, behavior, and interrelationship of organisms. For example, material cycle जिसमें बहुत सारे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। सो सिंपल है कि एबायोटिक फैक्टर्स वो होंगे जो नॉन लिविंग होंगे। तो फैक्टर्स कौन कौन से आ सकते हैं, हम लोग सनलाइट ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, विंड ले सकते हैं, पीएच ले सकते हैं, सॉइल का पीएच, है ना। ये जितने भी और जितने भी जियोकेमिकल साइकिल हैं, जितने भी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने अभी देख लिया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर क्या है ना। तो सेम वही सिस्टम, वही सिस्टमैटिक कंडीशन में एक दूसरे को खाने का, डिकम्पोज होने का सिलसिला इस पॉन्ड इकोसिस्टम में भी चलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।